हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र पे है। क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला और क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोस्तों, आज जो इसके अंतर्गत है ना, हम क्या क्या जानेंगे जरा समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये जानेंगे हम कि ये दोनों सूत्र है क्या, किसे कहते हैं। इसके अलावा क्या है, कैसे हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। इसमें सीखेंगे किस प्रकार हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं और फिर हम ये जानेंगे कि अणु सूत्र किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम इस सारे टॉपिकों को लेकर के चलेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है मूलानुपाती सूत्र। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, मूलानुपाती सूत्र। किसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए, एक सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। किसका है ये? C6H12O6। ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है। अब अगर इसका देखा जाए मूलानुपाती सूत्र तो क्या होगा, CH2O। परिभाषा की हम बात करेंगे, पहले समझ लें। देखिए, वास्तव में कैसे हमने 6 से भाग दिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। यानी अगर देखा जाए तो ये सूत्र क्या बन गया यहां पे, ये ही कहलाएगा कैसा, मूलानुपाती सूत्र। ये एक तरह से ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हो गया। नाम से स्पष्ट है, मूल अनुपात। यानी ये जो यौगिक दिख रहा है, इस यौगिक में उपस्थित जो विभिन्न तत्व है, इसके बीच मूल अनुपात बताने वाले सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। किसी भी यौगिक का हो, अगर उसके क्या करें हम, तत्वों का अगर एक सरल अनुपात निकाले, सरल पूर्णांक अनुपात निकाले, तब इसे हम क्या कहेंगे, मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। अब जैसे बेंजीन का देखें, C6H12, ये साइक्लोहेक्सेन का हो गया। ये बेंजीन का क्या होगा, C6H6 होगा। ये बेंजीन का है। ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है, C6H12। अब अगर देखा जाए तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, 6 एकम 6 दूनी 12, यानी क्या होगा, CH2 होगा मूलानुपाती सूत्र। C6H6 ये बेंजीन का है। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या मिलेगा हमको, केवल CH ही मिलेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6। इसी प्रकार जल का ये अणु सूत्र है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए ना तो ये सिंगल है, अकेला है। अब ऐसा नहीं कि 2 से भाग दे दें तो यहां 1 हो जाए 1/2, सरल पूर्णांक अनुपात होना चाहिए। तो ये देखिए, जल का जो है ना अणु सूत्र भी यही होगा, मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा। देखिए, इधर क्या है, सब यौगिकों का अणु सूत्र है, इधर क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखिए इसमें क्या है, यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके क्या होते हैं, मूल अनुपात बताते हैं कि किस अनुपात में उपस्थित है। और अणु सूत्र मतलब क्या हो गया, अणु सूत्र कह सकते हैं ऐसा सूत्र है जिसमें किसी यौगिक में जो उपस्थित तत्व होता है उसका वास्तविक संख्या बताता है। कहने का मतलब ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है। इसका मतलब ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु कार्बन के होते हैं, 12 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं और 6 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं। यानी जब 6 परमाणु कार्बन के, 12 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का मिल जाता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज का एक अणु बनता है। उसी प्रकार जब 6 कार्बन के परमाणु और 12 हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन बनता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बनता है, जल का एक अणु बनता है। तो देखिए, मूलानुपाती सूत्र मतलब क्या हो गया, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के मध्य मूल अनुपात या सरल पूर्णांक अनुपात बताने वाले सूत्र को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। और वह सूत्र जिसमें किसी यौगिक के जो विभिन्न तत्व होता है उसकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उस सूत्र को हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। दोस्तों, मूलानुपाती सूत्र क्या है, अणु सूत्र क्या है, ये पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, चलते हैं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। अब आप कहेंगे मूलानुपाती सूत्र तो अभी हमने ज्ञात किया। ऐसे नहीं दोस्तों, गणितीय प्रश्न आता है। एग्जाम वगैरह में देखा जाए, कंपटीशन वगैरह में क्या है, गणितीय प्रश्न आता है और उसकी सहायता से हमको क्या करना है,
मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। आपके समक्ष एक प्रश्न है इस टाइप पे, देखिए क्या है प्रश्न, ये आपके समक्ष है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितना 61% है और हाइड्रोजन कितना है 11.88% है ना। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी में सवाल में क्या आएगा, अणु सूत्र भी ज्ञात करने को आ सकता है। तो कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल को हम हल करना है ना। कैसे देखिए निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र, इसको समझते हैं। तो क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में क्या है, कार्बन कितना 61% और हाइड्रोजन क्या है 11.88% है। यानी पूरे यौगिक अगर 100% होंगे तो यहाँ रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए सवाल को जब हल करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार हम हल करेंगे कि सबसे पहले क्या है दिया है, क्या दिया है, कार्बन बराबर दिया है 61% और हाइड्रोजन बराबर क्या दिया है 11.88%। दोस्तों इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 72% मिलेगा। इसका मतलब अभी ये 100% नहीं हुआ है, सवालों को ध्यान देना होगा। अगर ये 100% हो गया होता ना तो ऐसा समझाया जाता कि क्या इसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यानी अभी जोड़ने पर मात्र क्या है 72.88% ही होगा। इसका मतलब क्या है, बाकी तीसरा पदार्थ भी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये तीसरा पदार्थ इसमें सवाल में कहीं नहीं दिया है तो आप समझ लीजिएगा इसमें ऑक्सीजन होगा। यानी तीसरा पदार्थ हमेशा क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, बाकी बचा हुआ होगा। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर कितना होगा 100 माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे किसका, तो ये 61% और प्लस कितना 11.88%। ये वास्तव में क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होगी। तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस इधर कितना होगा 72.88%। इसी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2, इधर मिलेगा 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 और इधर हो जाएगा कितना आपका 27 हो जाएगा ना। 8 2 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9, ठीक है। ये 27.12% किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो आपको सवाल में सबसे पहले बारीकी से देखना होगा कि जितने भी तत्व दिए हुए हैं क्या उनका जोड़ने पे परसेंटेज 100 आता है कि नहीं आता है। अगर 100% नहीं आ रहा है इसका मतलब बचा हुआ तत्व क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो सवाल में हो सकता है ऑक्सीजन पहले से दे या फिर क्या हो सकता है ऑक्सीजन ना दे। अगर पहले से ऑक्सीजन दिया रहेगा तो देखिएगा जोड़ने पर आपको 100% मिल ही जाएगा। 100% के अगर करीब भी जैसे 99.9 भी है तो आप उसको 100 ही मानकर चलेंगे। चलिए दोस्तों अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है ना, हमें एक इस प्रकार सारणी की आवश्यकता होगी। हमने भी कुछ लिखा नहीं है, जरा देखें इस सारणी में हम क्या करेंगे, क्या क्या कहां पर क्या रखते हैं तो जरा समझते हैं। देखिए सारणी का जो पहला कॉलम है ना इसमें हम रखेंगे क्या, तत्व, यानी कौन कौन तत्व दिया है। तो तत्व क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो तत्व दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा जो दिया होगा इसमें क्या करेंगे, सीधी सी बात है, तो यहां लिखेंगे क्या, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा, ये क्या इसमें रहेगा, तत्व। तो देखिए तत्व में कौन कौन है, तो हम ऐसा लिख देंगे कार्बन, हाइड्रोजन और कैसा, ऑक्सीजन, ये ऐसा लिख देंगे हम। दूसरा क्या हो गया, प्रतिशत मात्रा। इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ये अगला कॉलम में लिखेंगे कैसा, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। इधर क्या होगा इस कॉलम में, इस कॉलम में हो जाएगा परमाणुओं में अनुपात। और एक आखिरी कॉलम होता है वो क्या होता है, सरल अनुपात। ये आपको सारणी कह सकते हैं, याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना क्या आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इस सवाल को अब हल करते हैं, कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए दोस्तों जो जो प्रतिशत मात्रा दिया है ना इसको रख ले हम। देखिए कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना है 61, तो हम रख देंगे यहाँ पे 61 प्रतिशत। तो आज ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसमें लगाना नहीं है ना। देखिए हाइड्रोजन का दिया है कितना 11.88, तो हम क्या लिख देंगे 11.88। और ऑक्सीजन का निकल चुका है कितना, तो 27.12, तो हम लिख दिए क्या 27.12, ठीक है।
अब देखिए परमाणु भार आपको मालूम होगा, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 8 होगा परमाणु क्रमांक और 16 होगा परमाणु भार। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। ठीक है, ये तो हम यहीं से आंकड़ा ले लिए और ये हमारी प्रारंभिक जानकारी। निश्चित है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे तो इतनी तो जानकारी सभी को होगा। चलिए अब क्या निकालना है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। ये कैसे निकालेंगे जरा समझिए। देखिए क्या करना है इसमें ना, प्रतिशत मात्रा में हमको परमाणु भार का भाग देना है। आप ऐसा कर सकते हो समझने के लिए, इसको A लिख दे, इसको लिख दे हम क्या B, तो हम लिख सकते हैं यहाँ चाहे तो A/B, यानी A/B करके हम निकाल ले। तो A का मान कितना है यहाँ पे 61 और बटे कर देंगे 12, ये है 61 और B 12। यह क्या हो जाएगा 11.88 बटे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ 27.12 बटे कितना हो जाएगा 16। यानी हम प्रतिशत मात्रा में अगर हम परमाणु भार का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। चलिए अब देखिए अगर 61 में 12 का भाग देंगे ना तो ये लगभग जो मान आता है कितना आएगा, ये मान आएगा लगभग 5.083333 आता रहेगा। तो हम ये 2 अंकों तक ले लें, कितना हो जाएगा 5.08 है ना। हटाने वाला अंक चूंकि 5 से छोटा है तो इसमें कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो क्या है सेम वही आ जाएगा 11.88। हम क्या कर रहे हैं, दशमलव के 2 अंकों तक लेके चल रहे हैं। चलिए 27.12 में अगर 16 का भाग देंगे ना तो इसका मान जो आता है कितना आता है 1.695 आएगा। हम 2 अंक तक लेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए हटाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो गया 0, 10 हो जाएगा 7, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.70। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई होगी है ना। 1.695 भी अगर लेके चलेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है छोटा अंक रखेंगे तो ज्यादा होगा सुविधा हमको भाग देने में। चलिए अब आगे क्या करना है जरा समझिए। जो मान दिया हुआ है ना, देखिए नीचे बटे करना है हमको, मान के चलिए इस प्रकार यहाँ पे हम बटे कर दें, समय में क्या करना होगा भाग देना होगा। ये पहले मान को रख ले, 5 क्या है 08 है पहला, दूसरा क्या है 11.88 है और तीसरा क्या है 1.70 है। ये बिल्कुल क्लियर हो रही होगी क्या है। तो हमने क्या किया, इस मान को यहां पर हमने रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब जरा समझिए। अब तीनों में क्या करना है ना, हमको सबसे छोटे को देखना है। देखिए सबसे बड़ा अंक ये है 11.88, उससे छोटा है 5.08 और उससे छोटा क्या है 1.70, यानी सबसे छोटा कितना है 1.70। तो जो सबसे छोटा अंक होता है ना दोस्तों, उसी से हम क्या करेंगे भाग देंगे। 1 कितना 70, 1.70, 1.70। आप समझ सकते हैं यहाँ 1 आएगा है ना। अब इसका जरा भाग देंगे, देखिए 5.08 में अगर 1.70 का भाग देंगे ना तो ये लगभग आता है 2.988। इसमें भाग देंगे तो लगभग आता है 6.988। अगला देखिए क्लियर हो गई तीनों। अब ये सरल अनुपात मतलब क्या, हमको राउंड फिगर में लेना है। ये 2.988 जो है ना लगभग 3 के करीब है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 3 लिख देंगे। ये 6.988 किसके करीब है, ये 7 के करीब है, तो हम क्या करेंगे 7 लिख देंगे। और ये तो खैर सिर्फ क्या है 1 ही है, तो 1, ये हमारा सरल अनुपात निकल गया। यानी अगर सरल अनुपात निकल गया दोस्तों तो आपको मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात हो चुका, क्योंकि सरल अनुपात को हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो नीचे लिख देंगे कैसा, अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर, देखिए यहां कार्बन के सामने 3 आया तो हम क्या लिख देंगे C3, नीचे लिखना है। कार्बन लिखेंगे पहले संकेत, 3 आया तो 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन देखिए, तो हाइड्रोजन के सामने कितना आया 7 आया, तो हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे H7। ठीक है, अब ऑक्सीजन अकेला है तो O, ऐसा नहीं कि O के आगे 1 लिखेंगे, ऑलरेडी O क्या होगा एक सिंगल होगा। यही यौगिक का क्या होगा मूलानुपाती सूत्र होगा। मुझे उम्मीद है ये मूलानुपाती सूत्र निकालना बिल्कुल भी आ गया होगा। तो देखिए अभी जो आपके समक्ष सवाल था ना, ये क्या इसमें केवल यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पूछा था। देखिए ऐसा भी सवाल आ सकता है दोस्तों कि इसमें क्या है मूलानुपाती सूत्र के साथ अणु सूत्र भी पूछे या फिर केवल और केवल अणु सूत्र पूछे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपके समक्ष रखता हूं।
देखिए दोस्तों, जो सवाल अभी हमने हल किया ना, वही एक सवाल आपके समक्ष रखा हूं, बस उसमें हमने जोड़ा है। सेम सवाल है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% तथा हाइड्रोजन कितना है 11.88% पाई गई। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व क्या 59 हो तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी हम मूलानुपाती सूत्र क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। अब हमको क्या करना होगा, साथ में अणु सूत्र भी ज्ञात करना होगा। अब ये अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको 2-3 सूत्रों को जानना होगा और किस सूत्र को कब लगाना है ये आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, बिल्कुल सरल ट्रिक्स बताऊंगा। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम सूत्रों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, अणु सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको 3 सूत्रों की आवश्यकता होगी, पर याद रखिएगा जरूरी नहीं कि तीनों सूत्र लगेगा। किसी में 2 सूत्र लगेगा, किसी में 3 सूत्र लगेगा, लेकिन 2 सूत्र तो लगना ही लगना है। किस परिस्थिति में क्या लगना है जरा समझेंगे। तो देखिए, पहला सूत्र क्या कहता है जरा समझिए। तो पहला सूत्र कहता है अणु सूत्र द्रव्यमान, या दोस्तों इसके जगह आ सकता है शब्द क्या, आणविक द्रव्यमान। ये सूत्र कहता है 2 गुणित कैसा, वाष्प घनत्व। ये पहला सूत्र है। यानी कहीं कहीं आपको अणु सूत्र द्रव्यमान लिखा भी आ सकता है और कहीं कहीं क्या है, आणविक द्रव्यमान भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, अणु सूत्र द्रव्यमान कह लें या आणविक द्रव्यमान कह लें। ठीक है, ये पहला सूत्र है। देखिए, दूसरा एक सूत्र लगेगा, वो n बराबर है। ये कहता है क्या, अणु सूत्र द्रव्यमान, या इसके जगह क्या हो सकता है, आणविक द्रव्यमान, बटे क्या हो सकता है, सरल सूत्र द्रव्यमान। अब एक नया शब्द आया है, सरल सूत्र द्रव्यमान क्या है। देखिए, या आ सकता है क्या, हमने कहा था आणविक द्रव्यमान। याद रखिएगा, सरल सूत्र द्रव्यमान का मतलब हो गया मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो यहां याद रखिएगा, वास्तव में जो सरल सूत्र कह रहे हैं ना, ये मूलानुपाती सूत्र का ही दूसरा नाम है, मूलानुपाती सूत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है, सरल सूत्र है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप सरल सूत्र द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, अणु सूत्र की जगह आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। चलिए, तीसरा और एक आखिरी जो सूत्र लगेगा वो क्या है, अणु सूत्र बराबर, अणु सूत्र बराबर। तो ये कहता है क्या, सरल सूत्र और बाहर कहता है n। तो सरल सूत्र तो समझ रहे होंगे, मतलब मूलानुपाती सूत्र। सरल सूत्र का मतलब मूलानुपाती सूत्र, समझ पा रहे होंगे। तो ये मूलानुपाती सूत्र भी। अब जरा समझिए दोस्तों, किस सूत्र का प्रयोग कब करना है। चलिए समझते हैं किस सूत्र का प्रयोग कब करना है। देखिए, यदि सवाल में वाष्प घनत्व तो दिया हुआ है, तो पहला, दूसरा और तीसरा हम तीनों सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर वाष्प घनत्व दिया है तो पहला सूत्र लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा, तीनों क्रम से लगेगा। और यदि सवाल में क्या दिया हुआ है, आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है, आणविक द्रव्यमान दिया है या अणु सूत्र द्रव्यमान दिया है, तो सूत्र नंबर हम क्या लगाएंगे, 2 और 3 का ही प्रयोग करेंगे। बस ये ध्यान देना है। अगर वाष्प घनत्व दिया है तो तीनों सूत्रों को क्रम से लगाएंगे, और अगर आणविक द्रव्यमान दिया है तो केवल दूसरा और तीसरे सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं कहां, सवाल की ओर। अभी जो सवाल हमने दिखाया था तो उसमें आप देखे होंगे क्या दिया होगा, वाष्प घनत्व दिया होगा, तो हम तीनों का उपयोग करेंगे। किसका, 1, 2 और 3 का। चलिए देखते हैं कैसे करें। तो अब हमारे पास सवाल ए वाला है, शुरू में हमने किया था। एक चीज में और क्या दिया हुआ है, यौगिक का वाष्प घनत्व। तो दिया हुआ में क्या लिख लेंगे हम यहीं पर, यौगिक का वाष्प घनत्व बराबर कितना दिया है, 59। वैसे होता है AMU, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा।
इसके बाद हमने क्या किया था, सवाल को हल कर लिया था। आप लोग हल कर चुके थे, अभी यहाँ पे देख चुके थे। ये हमारा मूलानुपाती सूत्र क्या हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसी मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम अणु सूत्र ज्ञात करेंगे, यौगिक वाष्प घनत्व का हम उपयोग करके। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम ये मूलानुपाती सूत्र क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। अब क्या करना होगा, इनको हमको द्रव्यमान निकालना होगा। तो हम डायरेक्ट अणु सूत्र निकालना है, तो क्या लिखेंगे, अब सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान बराबर, कोई भी एक लिख सकते हैं, बराबर। देखिए यहां कार्बन है, देखिए तो क्या करेंगे, 3 कोष्ठक में कर देंगे कार्बन प्लस 7 हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। क्या करना है, इनमें परमाणु भार रखना। देखिए कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ये ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इसको जोड़ लेंगे तो 12 ये कितना हो जाएगा, 36, ये ना, और ये क्या होगा, 7 एकम 7, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 6 12 और 7 19 के 9, 1 तो 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया 59 AMU। ये हमारा क्या है, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र है ना, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र द्रव्यमान क्या हो चुका, ज्ञात हो चुका। देखिए आपको शुरुआत में करना होगा, है ना। अब क्या करेंगे, हम तीनों सूत्रों को लगाएंगे। तो पहला सूत्र कहता है, तो हम लिखेंगे हम यहाँ पे कैसा, हम जानते हैं कि पहला सूत्र क्या कहता है, तो पहला सूत्र कहता है अणु सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या कहता है, 2 गुणित वाष्प घनत्व, यही ना, घनत्व। अब देखिए 2 तो कर दिए वाष्प घनत्व, तो आप सवाल को देखे होंगे, सवाल में क्या है, वाष्प घनत्व दिया हुआ है, कितना दिया है, 59 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 59 का इसका करेंगे, ये MU रहेगा ना, इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना, 118 AMU। यानी पहला सूत्र हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 2 से गुणा कर दिए। अब चलेंगे हम किधर, दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र लिख सकते हैं पुनः, क्या लगाएंगे, तो दूसरा सूत्र क्या देखे थे, N बराबर, सूत्र को लिख लेंगे यहां पे, अणु सूत्र द्रव्यमान और बटी क्या कहता है, सरल सूत्र द्रव्यमान। देखिए अणु सूत्र द्रव्यमान कितना आ चुका है, 118, और सरल सूत्र हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, 59। इसको करेंगे, देखिए तो n का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया, है ना। अब सीधे क्या लगा देंगे, आखिरी सूत्र क्या कहता है, तो आखिरी सूत्र कहता है अणु सूत्र बराबर कैसा, सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र, बाहर कैसा, n। तो रख दीजिए, सरल सूत्र हमारे पास क्या मिला था, तो मिला था C3H7O, और बाहर n के जगह क्या लिख देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, C6H 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, और O2, यही क्या होगा, यौगिक का अणु सूत्र होगा। कैसे किया हमने, सरल सूत्र हम निकाल चुके थे ना सवाल में, ध्यान होगा आप लोग को। तो सवाल में सरल सूत्र क्या निकला था, ये देखिए था C3H7O, तो हमने क्या किया, सरल सूत्र में रख दिया C3H7O, और n का मान हमने क्या किया, 2 पुटअप कर लिया। अब 2 से गुणा किया, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2, ये क्या होगा, यौगिक का अणु सूत्र होगा। लास्ट में दोस्तों निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है, C3H7O है, तथा यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा, C6H14, और कैसा होगा, O2 होगा। यही था दोस्तों कैसा, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पूरी तरह से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक्स और शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट्स करेंगे, ताकि पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार में रहेंगे। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। ओके, थैंक यू।